दोस्तों, आप सबका यहाँ पर सादर वेलकम है। हमारा आज का उद्देश्य सशक्त भारत निर्माण, कैसे एक स्ट्रॉन्ग इंडिया का निर्माण किया जाए, उसके बारे में बात करने का है। स्ट्रेंथ, बल, ये सब हम समझते हैं, लेकिन इसको कैसे पाया जाए, कैसे एक्वायर किया जाए, कैसे इसे जीवन में ढाला जाए, इसका क्या फ़ायदा है, ये जानना ज़रूरी है। इस सब्जेक्ट को डिस्कस करने के लिए, आपस में बात करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। पहली चीज़ जो समझने की वो ये है कि ये सृष्टि रचना उस परमात्मा ने बनाई है, उसका बनाने में कोई उद्देश्य है। सृष्टि में, जीवन में, सब चीज़ में उसका कोई उद्देश्य है। हम इंसान हैं, यहाँ जीते हैं, उत्थान होता है, लेकिन इस सब का भी कोई एक पर्पज होना चाहिए, जो जीवन के उद्देश्य को फुलफिल करना होना चाहिए। देयरफॉर हमें ये जानना चाहिए कि परमात्मा ने हमें क्यों बनाया है, सृष्टि को क्यों बनाया है, और इस जीवन के क्या उद्देश्य हैं। उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आगे काम करना, यही जीवन का उद्देश्य है। शिक्षक, यहाँ सभी शिक्षक हैं, स्टूडेंट हैं। शिक्षा का भी एक उद्देश्य है, और वो है ज्ञान का अर्जन। और ज्ञान जो है, जीवन को एक जीने लायक और सुखमय और सुरक्षित बनाने के लिए होता है। जो गुरु होता है, शिक्षक होता है, वो एक गाइड की तरह होता है, एक मेंटर होता है, एक नेता होता है, शिक्षा का नेता, जो अपने डिसाइपल्स को ये सिखाता है कि कैसे सीखना है और क्या सीखना है, और उस सीखने का उद्देश्य क्या है, और उसे आगे कैसे यूज़ करना है जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जहाँ टीचर भी मिलते हैं, स्टूडेंट भी मिलते हैं, ठीक है, उनका भी यही उद्देश्य है कि जीवन के मूल्यों को समझ के, जीवन के गोल्स को समझ के उनकी प्राप्ति करना और उन्हें पूरा करना। इसलिए टीचर और गुरु जो है, उसको भी सब कुछ समझना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है, जिससे कि वो आगे जो है बच्चों को और स्टूडेंट्स को वो सिखा सके और गाइड कर सके। इसलिए एक सशक्त भारत, स्ट्रॉन्ग भारत को बनाने के लिए शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा का महत्व, इंस्टीट्यूशंस, पढ़ने का गोल क्या है, उद्देश्य क्या है, गुरु और स्टूडेंट में कैसा एक रिलेशन होना चाहिए, क्या उद्देश्य होना चाहिए, इन सबको समझना और जानना सशक्त भारत के निर्माण के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इन बातों को लेके हम इस विषय को इन तरह से, इन बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे। पहले प्रस्तावना क्या है, फिर भारत की शक्तियाँ, भारत के मूल मंत्र, ज्ञान एवं विज्ञान का आधार, शक्ति के स्रोत, ओम, जिसको कि हम सृष्टि का आरंभ मानते हैं, सृष्टि का ओरिजिन मानते हैं। ओम और सृष्टि के आरंभ का क्या, बिग बैंग के साथ क्या रिलेशन है, आधुनिक युग जो कि कल पुर्जों वाला है, कली का युग है, मटेरियल युग है, उसका क्या वो है, और कंप्यूटर और सूचना का इसमें क्या योगदान है, और कंप्यूटर और सूचना तकनीकी के माध्यम से हम भारत का कैसे उत्थान कर सकते हैं, एक सशक्त भारत को कैसे बना सकते हैं। इसको डिस्कस करने के बाद हम एक ओवरव्यू लेके इसको समाप्त करेंगे, और कोई सवाल होगा तो फिर उसको भी डिस्कस करेंगे। प्रस्तावना के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भारत एक महान देश था। भारत के इतिहास को अगर देखा जाए तो विश्व के सभी इतिहासों में सबसे पुराना इतिहास है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ के सोच, यहाँ की क्रिया, यहाँ के लोगों के जीने और काम करने के ढंग, सब विश्व के सबसे पुराने और सबके लिए बने हुए थे। इसमें कोई वो नहीं था कि इसके लिए नहीं है और उसके लिए नहीं है। हमारे जीवन के कुछ खाद्य मूल थे, जो उन मूल्यों का है कि दूसरे का जीवन अच्छा हो, दूसरा भी सुख से रहे, पर
हम सब साथी सुख से रहेंगे तो हम भी सुख से रहेंगे। और इस सब की इस चीज़ को, इस पर्टिकुलर स्थान को प्राप्त करने के लिए भारत के शिक्षा संस्थानों को, जिसमें पहले गुरुकुल आते थे, फिर अब से कुछ हजार साल पहले नालंदा, तक्षशिला थे, आज के युग में IITs और NITs और यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन सब का भी उद्देश्य यही है कि हम भारत को, अभी जिसको हम आज इंडिया कहते हैं, इंडिया एक लिमिटेड नाम है, लेकिन भारत बहुत महान था, बहुत बड़ा था, और जितने भी हमारे अड़ोस पड़ोस के सभी वो हैं, उन सबको साथ मिला के जो बना था वो भारत था, वो कैसे फिर से बनाया जाए। इसमें शिक्षा, क्योंकि सब शिक्षक हैं तो इसलिए शिक्षा का महत्व समझना बहुत ज़रूरी है कि शिक्षा मानव उत्थान का एक माध्यम है, और शिक्षा संस्थान शिक्षा के मंदिर हैं, और गुरु शिक्षा का मार्गदर्शक है। ज्ञान, विज्ञान, योग उत्थान के साधन हैं, और इन सबको साथ लेके अगर हम आगे चलेंगे तो एक सशक्त भारत का निर्माण संभव ही नहीं, अवश्य होगा। इन चीज़ों को देखते हुए हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारी शक्तियाँ क्या हैं। हमें अपनी कमजोरियों को भी जानना चाहिए, अपनी शक्तियों को भी जानना चाहिए, हमारे खिलाफ है, हमारा अपोजिशन है, हमारा उसको जानना चाहिए, और कौन हमारा साथ दे सकता है उसको जानना चाहिए। भारत की मेन पावर, हर भारतीय की मूल शक्ति आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान मतलब आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, इनको समझना, आत्मा का महत्व समझना, आत्मा का साक्षात्कार करना, और उसके माध्यम से आगे बढ़ना। आत्मा को समझना, प्रकृति को समझना, परमात्मा से मिलना, योग की स्थिति प्राप्त करना, ये सब आध्यात्म के अंग हैं, और यही आध्यात्म है। जीवन मूल्य इसी से बनते हैं। हर भारतीय के जीवन मूल्य इन्हीं चीज़ों पर आधारित हैं, और उन जीवन मूल्यों से ही हर भारतीय विश्व का एक नागरिक था। वसुंधराय कुटुंबम इसी ज्ञान की, इन्हीं मूल्यों की देन है। वेद हमारे इस ज्ञान विज्ञान के स्रोत हैं, और वेद ही हमारे इस ज्ञान विज्ञान के आधार भी हैं। और जो शिक्षा है उसका एक खास उद्देश्य ये है कि शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक व आध्यात्मिक बाधाओं से कैसे मुक्ति पाई जाए, हम भी, अपनी इंडिविजुअल की भी और बाकी सब लोगों को भी कैसे इसमें फ़ायदा मिले, बेनिफिट मिले, ये हमारे खास सोच है, यही हमारी शक्ति है। इसमें जो हमारे मूल मंत्र हैं, जो हमें वो शक्ति देते हैं, जो चलते हैं, वो ये है कि ब्रह्म सृष्टि का आधार है, वही स्रोत है, और ब्रह्म एक ही है। एकम ब्रह्मम द्वितीयो नाहि, यही हमारा मूल आधार है। ब्रह्म कण कण में समाहित है, कण कण में है, और सबके अंदर है। हम सब ब्रह्म से ही उपजे हैं। यही वसुंधराय कुटुंबम का आधार है, यही मूल बीज है। आत्मज्ञान से ब्रह्म की प्राप्ति होती है, और हर वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर, योग एवं आध्यात्म और भारतीय शास्त्र, वेद, उपनिषद, सब इसी चीज़ के लिए कि कैसे आत्मज्ञान और आत्मा की प्राप्ति हो, परमात्मा की प्राप्ति हो, और इस आत्मज्ञान के आधार से विश्व में शांति हो, सब विश्व में सुख से और हेल्दी रहे। ये हमारा गोल है। इस ज्ञान विज्ञान का जो आधार है, जैसे हमने देखा, हमारे भारतीय शास्त्र, वेद, उपनिषद इसके आधार है। लेकिन मेन चीज़, पहले हम सृष्टि का बेस समझे, कहाँ से हुआ है। अगर हम सृष्टि के बेस में जाएं तो इस सृष्टि की उत्पत्ति से पहले सब कुछ एक साइलेंस जोन था। ठीक है, सब कुछ शांत था, ना कोई हलचल थी, ना कोई इवेंट थी, ना कुछ होता था, सब सुख शांत होता था। फिर किसी स्थिति में उस परम ब्रह्म के अंदर जो साइलेंस है, एक चेतना जागी, जिसको हमारे वेद शास्त्रों में कहते हैं कि महाकाल के कंट्रोल से परम ब्रह्म में जो चेतना जागी, वो सदाशिव का रूप लिया, और सदाशिव ने आगे शिव शक्ति का रूप लिया, जिसको हम अर्धनारीश्वर रूप में जानते हैं। और जब
अर्धनारेश्वर से शिव और शक्ति अलग हुए तो उससे जो उपजी एनर्जी और उससे जो साउंड हुई वो ओरिजिन की साउंड है, उसको समझना ज़रूरी है। ठीक है, और इसी से इस शक्ति, इस जीवन का आधार, इस सृष्टि का आधार, सृष्टि की रचिता आदि शक्ति उत्पन्न हुई, जिनसे प्रकृति, महासरस्वती, महाकाली, महालक्ष्मी पैदा हुई और उनसे देवता, मनुष्य और राक्षस जैसे जीव पैदा हुए। इस शक्ति के स्रोत में जो हमने देखा कि शिव और शक्ति का सेपरेशन जो अलग हुए, उसमें जो रोशनी पैदा हुई, जो एनर्जी पैदा हुई, वो आदि शक्ति है जिसको बिग बैंग के रूप में देखा गया, और जो आवाज़ पैदा हुई वो ओम की है। वैज्ञानिकों ने उस आवाज़ और उस शक्ति को बिग बैंग कहा और हमारे शास्त्रों ने उसी को ओम कहा। ठीक है, इसलिए आदि शक्ति सृष्टि का आधार है। शिव और शक्ति, शिव साक्षी हैं, शक्ति कार्य करती हैं, सृष्टि की रचना करती हैं, सृष्टि को बनाती हैं। उसको बनाने के लिए खुद जो है पहले त्रिगुणात्मिका प्रकृति में 3 रूपों में स्वयं बदलती हैं, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली, जो कि रासिक, तामसिक, सात्विक गुणों को जन्म देती हैं, और उन गुणों से देवी, देवता, मनुष्य और दूसरे जीव और निर्जीव सब पैदा होते हैं। ये तीनों गुण सृष्टि के कण कण में मौजूद है, जीव में मौजूद है, निर्जीव में मौजूद है। इसको अगर हम देखें तो क्योंकि वैज्ञानिक यहाँ सब बैठे हुए जो हैं वो विज्ञान के स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए विज्ञान का आधार ज़रूरी है। विज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो सृष्टि करीब 1400 अरब साल पहले, 14 बिलियन ईयर्स बैक, एक घटना घटी थी जिसको विज्ञान बिग बैंग कहता है। हम उसको सृष्टि का आरंभ कहते हैं और वहीं से सृष्टि की शुरू हुई। लेकिन जो भारतीय शास्त्रों से, क्योंकि हम इंडिया में ये डिस्कस कर रहे हैं, भारत में डिस्कस कर रहे हैं और भारत को सशक्त बनाने की बात कर रहे हैं, तो हमारे टीचर्स को, साइंटिस्ट को, वैज्ञानिक्स को समझना पड़ेगा कि सृष्टि का आरंभ पहले सुपर कॉजल से पैदा हुआ, जिसमें आत्मा, परमात्मा, प्रकृति है। फिर उसने खुद को एक रूप में बदला जिसमें चित्त, सूक्ष्म लाइफ और चेतना है, और उसने फिर खुद को अगले जीव रूप को जन्म दिया जिसमें मन, बुद्धि और सूक्ष्म इंद्रियां हैं, और उससे सारा भौतिक जितनी भी फिजिकल बॉडी है उसी से उत्पन्न हुई। लेकिन उत्पन्न होने के बाद अब इसका उत्थान जरूरी है, और वो उत्थान रिवर्स ऑर्डर में, उल्टे उसमें चलता है। स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण और कारण से महाकारण। सो ये 4 रूप हैं जो आदिशक्ति से पैदा हुए हैं और जिनके अंदर 3 गुणों के चलते हुए ये सृष्टि आगे बढ़ती है। इसलिए जीवन के आरंभ और उत्थान के लिए अगर हम देखें तो महाकारण में परमात्मा, प्रकृति और आत्मा खास हैं, जो महाकारण के 3 अंग हैं। जब महाकारण से परमात्मा ने सृष्टि आदिशक्ति ने सोचा कि अगला रूप बनाना है, तो उन्होंने कारण को जन्म दिया जिसमें चित्त, सूक्ष्म प्राण और चेतना पैदा हुए। ठीक है, नहीं, अहंकार पैदा हुए। ठीक है, इसके बाद जो है उन्होंने सूक्ष्म शरीर को और सबटल बॉडी को जन्म दिया जिसमें मन, बुद्धि और सूक्ष्म प्राण पैदा हुए, और उस सब से पूरी फिजिकल, लिविंग, नॉन लिविंग सबकी रचना हुई, जो सॉलिड, लिक्विड, गैस, एनर्जी, स्पेस से बने हुए शरीर है। इसीलिए इसी तरह से जब उत्थान होगा तो उत्थान के लिए फिजिकल बॉडी को पहले एलिमेंट फ्री होके साधना के लिए बैठना है, और सूक्ष्म में जाके मन और बुद्धि को शांत करना है। उससे फिर चित्त एकाग्र होगा और अहंकार कंट्रोल में आएगा, जिसके चलते हुए सेल्फ रियलाइजेशन और आत्मज्ञान के थ्रू आत्मा और परमात्मा का मिलन होगा, जिसको हम योग कहते हैं। यही आध्यात्म है और यही आध्यात्म का आधार है। ठीक है, ये तो थी आध्यात्म की बात, जो कि भारत का मूल मंत्र है, भारत का इस विशेष
शक्ति है, भारत का विशेष ज्ञान है जो संसार को दिया। अब हम दुनिया की तरफ चलते हैं। जो आज का युग है, आधुनिक युग है, ये मशीनों का युग है, मटेरियल का युग है। इस युग के अलग कुछ वो हैं, इसमें प्रॉस्पेरिटी, आदमी की सक्सेस और उन्नति, ये यार्डस्टिक्स हैं, और जिसके चलते हुए आदमी हर वक्त दौड़ लगाता रहता है, और इस भाग दौड़ के चलते हुए फैमिली वैल्यूज़ और सोशल इम्पोर्टेंस कम होती जाती है। हालांकि हम एक ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं जहां सारा विश्व में हम सबसे मिलते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारी फैमिली और सोशल डिसइंटीग्रेशन भी साथ साथ चल रहा है। इस सब का जो इम्पैक्ट है, जो हम बैलेंस नहीं कर पा रहे, वो क्लाइमेट चेंज के रूप में हमारे सामने आ रहा है। और कोरोना भी एक तरह से क्लाइमेट चेंज का जो वैज्ञानिक एनालिसिस होके आ रही हैं कि कोरोना के विस्तार में, संसार में फैलने में क्लाइमेट चेंज का भी हाथ है। बाकी तो जो है वो है ही है, ठीक है। इसलिए इस समय ज़रूरत है कि इस सब को जो है सही किया जाए, और उसका एकमात्र साधन योग और मेडिटेशन है। इसलिए आज की इस एफडीपी के सेशन में हमारे टीचर्स के साथ मिलने और डिस्कशन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय शिक्षा का मूल मंत्र योग और साधना, इस मॉडर्न टाइम्स को, जिसको कलयुग बोलते हैं, कल युग और कली युग, जो मशीनों का युग है, इसकी जो कमियां पैदा हुई हैं, इसके चलते हुए जो विडंबनाएं पैदा हुई हैं, उनसे बाहर निकलने का रास्ता है। दूसरा पॉइंट है कि इस समय शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है, ठीक है। क्योंकि शिक्षा मन और मनुष्य को बनाने का एक टूल है, साधन है, और इंस्टीट्यूशंस इस शिक्षा के मंदिर हैं, ठीक है। लेकिन इस जीवन की भागदौड़ में, रोज के कम्पिटिटिव लाइफ में, एक दूसरे से के आगे बढ़ने की होड़ में, सक्सेस को इम्पोर्टेंस देने की उसमें होड़ में, हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो ख़त्म होती जा रही है, हमारे स्टैंडर्ड्स गिरते जा रहे हैं, हमारे वैल्यूज़ और एथिक्स अफेक्ट हो रहे हैं। ये एजुकेशन को, इन सबको देखना है, ठीक है। आज की एजुकेशन में काफ़ी पतन हो चुका है। उसके उत्थान के लिए हमारे टीचर्स को, हमारे गुरुओं को आगे बढ़ के काम करना होगा। हमारे जीवन में, आज सबके जीवन में मनी एक ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरत और महत्व में फ़र्क है। एक चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो ज़रूरत नहीं है। ये जो इशू है, ज़रूरत और सक्सेस, इन दोनों के बीच का जो गैप है, उसको भरना एक ज़रूरी चीज़ है। उस सबसे पहले हमारे समाज में, आज के भारत में नहीं, सारे संसार में रिलीजन, जिसको कि यूनिफाई करना चाहिए था, जिसे आत्मज्ञान की तरफ ले जाना चाहिए था, वो एक डिवीज़न का रास्ता बन चुका है। आपस में युद्ध का रास्ता, गृह युद्ध और कलह का रास्ता बन चुका है। इसलिए ज़रूरत है हम एक ऐसे यूनिवर्सल रिलीजन को ढूंढें इसी सब में, जिसमें सारे रिलीजन समाहित होके एक नए रिलीजन को जन्म दें। दूसरा है प्रकृति की जो महत्व है, उसको हम समझें। प्रकृति के साथ खिलवाड़, अभी जो है आज हिमाचल में, उत्तराखंड में फ्लड्स आए हैं, और चारों तरफ कोरोना हो रहा था, टेम्परेचर चेंजेस हो रही हैं, क्लाइमेट चेंज हो रही हैं। ये सब नेचर के साथ खिलवाड़ का नतीजा है, इसलिए हमें उसको बैलेंस में लाना है। और इसीलिए विज्ञान और आध्यात्म की वैल्यूज़ को आपस में मिला के एक सुरक्षित और सुखमय जीवन के निर्माण के लिए शिक्षा को आगे काम करना है। ये एक सशक्त भारत का नया रूप होगा। इसीलिए शिक्षा, शिक्षक और संस्थान, तीनों का जो महत्व है उसे समझना ज़रूरी है। शिक्षक एक गाइड है, एक बच्चों का रास्ता दिखाने वाला है, एजुकेशन में लीडर है, ठीक है। अच्छी एजुकेशन, ठीक है, बगैर अच्छी चीज़ गुरु के नहीं आ सकती, और अच्छी एजुकेशन अच्छे इंस्टीट्यूशन की प्रारूप है, सिनोनिमस है। इसलिए अच्छी एजुकेशन, अच्छे टीचर, अच्छे समाज को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसमें वैल्यूज़, एथिक्स, मोरल, स्टैंडर्ड्स, ये सब एक कुंजी है उसकी। और
केवल टीचर ही स्टूडेंट को एक ज्ञान प्राप्त करने वाले को ये सही रास्ता दिखा के जीवन के वैल्यू, जीवन के नियम, जीवन के महत्व ये समझा सकता है। ये जब हम इस लाइन पे चल के आगे हमारे टीचर्स का डेवलपमेंट इसी तरह से होगा तो हम एक सशक्त भारत की तरफ नया कदम लेंगे, जिसको सब लोग इज्जत की निगाह से देखेंगे। जो भारत पहले महान था उसका सबसे बड़ा मूल मंत्र यही था कि सब उसको अपना समझते थे। ठीक है, इसमें अब कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि शिक्षा के लिए डेटा चाहिए, नॉलेज चाहिए, और कंप्यूटर जो एक टूल है डेटा प्रोसेसिंग का, जिससे हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं, इंफॉर्मेशन से हम नॉलेज निकालते हैं। इसलिए डेटा इंफॉर्मेशन जो है हमारी सफलता के लिए कुंजी हैं, और इसको समझने में, इसको प्राप्त करने में कंप्यूटर से सूचना प्रौद्योगिकी हमारी हेल्प करते हैं। आल्सो विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, इंसान के विकास के लिए डेटा इंफॉर्मेशन ज़रूरी है। और जितने भी आज देखते हैं कंप्यूटर आप बगैर प्रोग्राम से चलते हैं, नेटवर्किंग है जिसके चलते आप डेटा चारों तरफ भेज सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, ये सब ज़रूरी है। लेकिन साथ के साथ ये भी समझना ज़रूरी है कि जहाँ देवता हैं, मनुष्य हैं, वहाँ राक्षस भी है। इसलिए हैकर्स भी हैं, साइबर क्रिमिनल्स भी हैं, और कोशिश होगी वो इन्फॉर्मेशन आपको ना मिले जिससे आप कमज़ोर पड़ें। और इसी कड़ी में डेटा इंफॉर्मेशन नॉलेज की सुरक्षा एक सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है, जो जिसके लिए साइबर क्राइम्स एग्जिस्ट करते हैं, और उसको ख़त्म करना हमारा एक उद्देश्य है। शिक्षा का उद्देश्य जो है, जैसा कि हमने अभी तक डिस्कस किया, कि कंप्यूटर और आईटी जो हैं वो टूल्स हैं डेटा मैनिपुलेशन के, डेटा प्रोसेसिंग के, डेटा ट्रांसमिशन के, जो कि डेटा से नॉलेज, इंफॉर्मेशन नॉलेज, नॉलेज से विजडम हमें देते हैं। ठीक है, और इस सब के लिए हमें हार्डवेयर भी चाहिए, सॉफ्टवेयर भी चाहिए, टेक्नोलॉजी भी चाहिए, रूल्स भी चाहिए, प्रोटोकॉल्स भी चाहिए, स्टैंडर्ड्स भी चाहिए, जिनको हम देख के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इस सब को समझने के लिए अगर हम कुछ की पॉइंट्स को समझ लें तो आईटी और कंप्यूटर्स के सब बड़े से बड़ी चीज़ें हमारी समझ में आ जाएंगी। इसमें दो ही खास पॉइंट है, हम सारी स्लाइड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें दो ही खास पॉइंट है। पहला है प्रकृति एनालॉग भी है और डिजिटल भी है, लेकिन एनालॉग के अपने नुकसान हैं और डिजिटल के अपने नुकसान और फ़ायदे हैं। आज के कंप्यूटर का जन्म और इसकी जो उन्नति हुई है वो डिजिटल के चलते हुए हुई है। देयरफॉर डिजिटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एक पहला महत्वपूर्ण स्टेप है कंप्यूटर और आईटी की ग्रोथ में। दूसरा है इस इंफॉर्मेशन को, इस डेटा को, इस नॉलेज को सब जगह पहुंचाना। उसको पहुंचाने के लिए नेटवर्किंग तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है, लेकिन उसको कैसे कहाँ पहुंचाया जाए उसके लिए एक नया डेवलपमेंट हुआ, और जिसको हम इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं, जिसके चलते हुए हर एंड पॉइंट का एक एड्रेस होता है जिसको नेटवर्क डिवाइस पढ़ते हैं और इन्फॉर्मेशन वहीं पहुंच जाती है। ठीक है, ये आत्मा की तरह है। आत्मा को भी मैं एक तरह से इन्फॉर्मेशन का पैकेट ही मानता हूँ, जिसमें ये पता है कहाँ से आई और ये पता है कहाँ जाना है, और संस्कार उसके अंदर होते हैं। यही एक पैकेट की रचना भी होती है। देयरफॉर द की टेक्नोलॉजी जो हमने डिस्कस की वो है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन, विच इज़ रिक्वायर्स analog symbol to be divided into samples, to be digitized, to be quantized, and to be compended, to be converted into bits. And Internet Protocol address, there are two main today, IPv4 and IPv6. IPv4 uses 2 raised power 32, or IPv6 uses 2 raised power 128 addresses, which is roughly about 10 raised power 9 and 10 raised power 38 close to that addresses. Therefore, so many devices, objects, people can all be connected.
the method of connected is using the quad format of 4 bits for creating the various aspects. In IPv4 you have A, B, C, the addressing systems, and in IPv6 these are combined into bytes to produce a similar result as an address code. Therefore, the digitization and internet, they have resulted in the bits and bit networks, but internet protocol has done 2 more things. It has become a tool of bringing all together and hence making global village and sharing of resources, because the hardware is costly, software is costly to share all this, and consequences of this are clouds which have your service as a software as a service, platform as a service, information as a service, etc., which are available, tools also available, and IoT, where every object of importance can be given a IP address and hence connected to each other. These are the keys to modern this one, right? But इसके माध्यम से, क्योंकि कंप्यूटर जो है हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है, इसमें डिस्पाइट विद ऑल द प्रॉब्लम्स जो हम क्राइम्स वगैरह, जो साइबर क्राइम्स वगैरह होते हैं, उसके बाद फिर भी इसके अलावा हम जी नहीं सकते। और इसको मजबूत करने के लिए, कंप्यूटर को मजबूत करने के लिए नए फील्ड्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसमें मशीन लर्निंग, जेनेटिक एल्गोरिथम, इवोल्यूशनरी एल्गोरिथम, डीप लर्निंग, एटसेट्रा, ऑल दीज कैन बी यूज्ड, राइट। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कुछ और है। भारत के उत्थान के लिए हमें वापस वहाँ जाना पड़ेगा जब ना कंप्यूटर होते थे, ना बिजली होती थी और ना मॉडर्न इक्विपमेंट होते थे। फिर भी हमारे ऋषि महर्षि संसार के एक कोने से दूसरे कोने तक ज्ञान भी प्राप्त करते थे, मैसेज भी भेजते थे और कॉस्मिक ट्रैवल भी करते थे। अगर हम उस स्थिति को प्राप्त कर लें, उस स्ट्रेंथ को प्राप्त कर लें, तो हम भारत का वो उत्थान कर सकते हैं जो संसार के लिए विश्व गुरु का रूप बन सकता है। जहाँ तक कंप्यूटर वर्ल्ड और आईटी का है, 19 to 21 काफ़ी प्रेडिक्शंस हुई हैं, जिसमें नेचुरल लैंग्वेजेस को समझने की, स्पीच को समझने की, वर्चुअल एजेंट्स के थ्रू, जैसे हम भूत प्रेत कह देते हैं अपने उसमें, लेकिन वर्चुअल एजेंट्स कैन कम, मशीन लर्निंग, एआई ऑप्टिमाइज्ड हार्डवेयर, डिसीजन मैनेजमेंट, डीप लर्निंग, robotics, text analysis, natural language, digital twins, cyber defense, compliance, knowledge worker, etc., etc. There are plenty of things. There are 2 main things that happened in recent times. First, post-corona education and healthcare, which has taught each one of us to use digital platforms and digital devices. And second is the recently held war, which has shown the importance of artificial intelligence and other things in the life of the human beings. इसके लिए अगर हम भारतीय ज्ञान का, जो हमारे वेदों और उसमें उपनिषदों में लिखा हुआ, उसका सहारा लेके मानव मस्तिष्क और मशीन के बीच में एक यूनियन पैदा कर सकें, बिकॉज ह्यूमन ब्रेन माइंड सिस्टम is like a hardware software. In fact, I personally define mind as the operating system of the body, right? So जैसे कि कंप्यूटर में होता है, ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, मशीन में भी लेवल्स होते हैं, लेकिन इंसान के अंदर 4 लेवल हैं, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस एंड सुपर कॉन्शियस, जिनसे वो अंदर के, बाहर के और अनंत के सारे काम कर सकता है। इन चीज़ों को अगर हम समझ लें, कॉन्शियसनेस, चेतना और मन को समझ के अगर हम नए कंप्यूटर वर्ल्ड का, नए कंप्यूटर एल्गोरिथम्स का उत्थान करेंगे, तो भारत को एक बहुत ही सशक्त रास्ता मिलेगा सशक्त भारत बनने के लिए। टू हेल्प यू इन दैट, अगर आप देखें तो ब्रेन कैन बी मॉडल्ड। ब्रेन और कंप्यूटर बिल्कुल एक से ही लगते हैं। ब्रेन में हमारे प्रोसेसर है, जो मेमोरी है, लॉजिक है,
स्पीच है, इनपुट है, आउटपुट है, जिनको हम देख सकते हैं। हमारी आँख, नाक, कान आउटपुट का इनपुट डिवाइस का काम करती हैं, हमारे हाथ, पैर, मुंह आउटपुट का काम करते हैं, और हमारा ब्रेन और कंट्रोल सेंटर और प्रोसेसिंग का काम करता है, जिसमें लोब्स हैं जो स्पेशली डिवाइडेड हैं। बट टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू अंडरस्टैंड इज़ कि हमारे ब्रेन में सीरियल पैरेलल के लिए 2 अलग पार्ट हैं। हमारा लेफ्ट ब्रेन भावनाओं से जुड़ा हुआ है और पैरेलल प्रोसेसिंग करता है। हमारा राइट ब्रेन लॉजिक से जुड़ा हुआ है और सीरियल प्रोसेसिंग करता है, और इन दोनों के कम्बिनेशन से ही हमारा आज का सिस्टम बनता है इसमें। ठीक है, तो अगर हम इन सब चीज़ों को देखें तो ब्रेन की जो हार्डवेयर है वो मॉड्यूलर है, डिस्ट्रीब्यूटेड है और फंक्शनली इंटीग्रेटेड है। ये मॉडल हम हार्डवेयर डेवलपमेंट के लिए और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए अगर डेवलप करके दुनिया को देंगे तो भारत जो है एक लीप फ्रॉग करके कंप्यूटर और आईटी वर्ल्ड में अपने लिए एक नया स्थान बना सकता है, जो सशक्त भारत के लिए ज़रूरी है। दूसरा है कि अगर हम इस मॉडल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्योंकि मैंने वर्ड यूज़ किया कि मॉड्यूलर डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ये एक ब्लॉक डायग्राम है जिसमें लोब्स हैं और कंट्रोल यूनिट्स हैं बीच में, जिसके चलते हुए वेरियस फंक्शंस कैन बी कंबाइंड एंड जॉइंड एंड दिस कैन बी यू। इसको हम एक मॉडल की तरह, एक इवोल्यूशनरी मॉडल की तरह यूज़ कर सकते हैं हार्डवेयर डेवलपमेंट के लिए। मैंने कहा था कि मेरे हिसाब से माइंड जो है बॉडी का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें ब्रेन एक हार्डवेयर है और माइंड की मॉड्यूल्स हैं। माइंड मॉड्यूल्स में अगर हम देखें तो अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस और परसेप्शन, कॉग्निशन, मोटर एंड मेमोरी फंक्शंस टेकन टू द 16 मेन सब यूनिट्स स्ट्रेट अवे कम इन फ्रंट ऑफ अस, जो कि माइंड मॉड्यूल्स बन जाती हैं, और इनके और भी बहुत सारे प्रारूप बन सकते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं आगे। इसमें साइबर सिक्योरिटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि डेटा और इन्फॉर्मेशन को अगर डिनाई कर दिया जाए तो फिर तो कोई कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। इसलिए साइबर सुरक्षा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि हमारे अपोजिशन जो हमको नुकसान पहुंचाने वाले कोशिश करेंगे हमें इन्फॉर्मेशन डाटा ना मिले, लेकिन हमें देखना है कि हम उससे कैसे करते हैं, और उसमें जो है डेटा डिनायल एक रास्ता है। हैकर्स, अटैकर्स सिस्टम्स को ख़राब करना चाहते हैं, इन सब से प्रोटेक्ट करना हमारी ड्यूटी है, जिसके लिए हमें एक्सेस डिनाई करनी चाहिए। कोई भी अज्ञात आदमी जो है, अनजान आदमी हमारे सिस्टम में ना घुस पाए। ठीक है, उसके लिए फिजिकल सेफ्टी होनी चाहिए, जिसके लिए हम पासवर्ड यूज़ कर सकते हैं, एनक्रिप्शन यूज़ कर सकते हैं, कैमोफ्लेजिंग स्ट्रेटजीज लाइक स्टेगनोग्राफी, हैश और यूज़ कर सकते हैं। फायरवॉल्स जो हैं एक्सेस प्रोटेक्शन के लिए